जय गुरु बचलो। जय गुरु जी। जय गुरु जी। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स का ये लास्ट टॉपिक है चैप्टर का। इस लास्ट पॉइंट में हम लोग क्या समझेंगे, हम लोग बैक तक क्या समझे थे, लाइट रिएक्शन समझ चुके थे और डार्क रिएक्शन भी समझ चुके थे। डार्क रिएक्शन में भी भोजन बनते हैं, लेकिन डार्क रिएक्शन में दो ढंग के प्लांट्स होते हैं। एक का नाम होते C3 प्लांट और दूसरे का नाम होते C4 प्लांट। तो आज चलिए हम लोग समझेंगे C4 प्लांट के बारे में, C4 पाथवे के बारे में। मतलब डार्क रिएक्शन में बायोसिंथेटिक फेज में C4 पाथवे में जानेंगे, समझेंगे। वैज्ञानिक ने दिया था C4 पाथवे, वो H.N. सेलेक ने दिया था। H.N. सेलेक पाथवे, इसीलिए उसके नाम पर नाम पड़ा। C4 पाथवे उस प्लांट में होते हैं, या C4 प्लांट भी उसको कहते हैं, जो हमेशा गर्मी 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 ही रहते हैं। मतलब ठंडा वाला में नहीं कम ठंडा वाला में, जो उष्ण कटिबंधीय, मतलब उष्ण मीन्स गर्मी। तो गर्मी वाला एरिया में जो भी पौधा रहते हैं उसको मतलब ट्रॉपिकल और भी ड्राई सुखाड़ ट्रॉपिकल रीजन में, तो वहां पर जो मोस्टली पौधा पाए जाते हैं वो C4 प्लांट पाए जाते हैं। उसमें जो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होते हैं वो C4 पाथवे की तरह होते हैं। दे ऑल्सो यूज C3 पाथवे एज अ मेन बायोसिंथेसिस पाथवे। मतलब है C4, लेकिन C3 पाथवे जैसे ही इसमें भी काम होगा, लेकिन थोड़ा सा संरचना अलग है। पत्ता का संरचना अलग है, इसलिए थोड़ा सा अलग हो जाते हैं। और चूंकि टेम्परेचर अलग है, हाई टेम्परेचर है, अलग होता है। और ये अच्छा भी है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में C4 प्लांट या C4 पाथवे बहुत अच्छा है C3 प्लांट या C3 पाथवे के तुलना में। कैसे बता रहे, चलिए पहली बात तो अलग कैसे इसको बता दे कि लार्ज सेल अराउंड द वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल हम लोग कहते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड, सुनिएगा, जाइलम एंड फ्लोएम को एक साथ हम लोग कहते हैं वैस्कुलर बंडल। ये है वैस्कुलर बंडल, हमारा पिक्चर देखिएगा, ये है वैस्कुलर बंडल। और इस C4 प्लांट में क्या होता है कि वैस्कुलर बंडल के चारों बगल में एक बहुत सारे सेलों का लेयर रहता है, उसको हम लोग कहते हैं बंडल शीथ सेल्स। उसको हम लोग कहते हैं बंडल शीथ सेल। क्या कहते हैं? बंडल शीथ सेल। मतलब वैस्कुलर बंडल के अराउंड में बहुत सारे सेलों का लेयर रहेगा, जो हम लोग कहते हैं बंडल शीथ सेल्स। इसीलिए C4 प्लांट की पत्ता को कहा जाता है क्रेंज एनाटोमी। क्रेंज एनाटोमी कहते हैं, क्रेंज एनाटोमी। अब चलिए, बंडल शीथ सेल में भी सेवरल लेयर्स रहेगा अराउंड द वैस्कुलर बंडल। मतलब जाइलम फ्लोएम के चारों बगल बंडल शीथ सेल अनेकों लेयर में रहेगा, सेवरल लेयर्स अनेकों लेयर में रहेगा। अब चलिए, दे हैव लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। और बंडल शीथ सेल में क्या होगा कि प्रचुर मात्रा में ये बंडल शीथ सेल है। दैट मीन्स कि ये चारों बगल बंडल शीथ सेल है। बंडल शीथ सेल है मतलब प्रचुर मात्रा में क्या रहेगा, बंडल शीथ सेल में प्रचुर मात्रा में क्या रहेगा, क्लोरोप्लास्ट रहेगा। सेल वाला मोटा भी रहेगा और गैस को अदला बदली करने नहीं देगा, क्योंकि दो सेल के बीच में गैप नहीं रहेगा। इवन की गैस भी एक सेल से दूसरे सेल में नहीं जा पाएगा, गैस नहीं जा पाएगा। इम्परवियस होते हैं गैस एक्सचेंज एंड नो इंटरसेलुलर स्पेस। बंडल शीथ सेल के सेल सब के बीच में कोई खाली जगह नहीं रहेगा, दो सेल के बीच में गैप नहीं रहेगा, मतलब टाइट फिटिंग रहेगा, टाइट जंक्शन से ऐसा रहेगा। अब चलिए, स्टेप क्या है C4 पाथवे में, स्टेप ऑफ H.N. सेलेक पाथवे, उसी को कहते हैं C4 पाथवे या H.N. सेलेक पाथवे। वैज्ञानिक अपने नाम पर नाम देते हैं। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर जो होते हैं, CO2 को जो एक्सेप्ट करेगा, मतलब जब तक CO2 फिक्स नहीं होगा तब तक कार्बन माने कि ग्लूकोज बर्न भी नहीं करेगा। तो 6 बार राउंड होगा, CO2 का 6 बार राउंड होगा। तो CO2 को जो एक्सेप्ट करेगा C4 प्लांट में, वो करेगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट। फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो कहते हैं PEP। अब याद करोगे, C3 प्लांट में CO2 को कैच करता था, एक्सेप्ट करता था, फिक्स करता था 3PGA। 3PGA सेव करता था, फिक्स करता था फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3PGA। इसमें भी तीन कार्बन रहेगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट में भी, उसको तो PEP।
में भी 3 कार्बन, उसमें भी 3 कार्बन रहेगा, उसमें भी 3 पीजीए, उसमें भी 3 कार्बन था, मतलब कार्बन का एटम, इसमें भी 3 कार्बन का एटम रहेगा, लेकिन नाम अलग है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। ओके, इंजाइम भी अलग है। ये कहां पर करेगा? तो मेसोफिल सेल में। अब मेसोफिल सेल क्या होता है तो बता चुके थे, पत्ता का जो ग्राउंड टिश्यू होते हैं, पत्ता के ग्राउंड टिश्यू को कहते हैं मेसोफिल सेल। तना के ग्राउंड टिश्यू में पैरेन्काइमा होगा, कोलिनकाइमा होगा, स्क्लेरेन्काइमा होगा। तना के ग्राउंड टिश्यू में पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, लेकिन पत्ता में जो ग्राउंड टिश्यू होगा उसको कहते हैं मेसोफिल सेल। तो मेसोफिल सेल में एक केमिकल रहेगा, नाम है फॉस्फोइनोल पायरुवेट। वो फिक्स करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को इंजाइम की मदद से। कोई भी चीज ऐसे काम तो नहीं करता इंजाइम की मदद से, तो इस इंजाइम का नाम है पीईपी कार्बोक्सिलेज। पीईपी कार्बोक्सिलेज, उसको हम लोग कहते हैं पीईपी, एच भी कह सकते, एच भी कह सकते, पीईपी इंजाइम का से। अब चलिए, लेकिन मेसोफिल सेल में बचे लोग रूबिस्को इंजाइम नहीं रहेगा। आप C4 प्लांट के पत्ता के ग्राउंड टिश्यू के मेसोफिल सेल में रूबिस्को इंजाइम नहीं रहेगा, इसीलिए वहां पर फॉस्फोइनोल पायरुवेट काम करता। उसके परिणाम स्वरूप जब CO2 को फिक्स करेगा तो क्या बनेगा? मेसोफिल सेल में क्या बनेगा? क्योंकि तो रहेगा नहीं, रूबिस्को इंजाइम तो रहेगा नहीं। राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज लेज ऑक्सीजनेज, जो रूबिस्को है सबसे इंपॉर्टेंट दुनिया का इंजाइम है, सबसे ज्यादा मात्रा में रूबिस्को इंजाइम, वो तो रहेगा ना मेसोफिल सेल में, C4 प्लांट में। तो उसके अनुपस्थिति में क्या चीज बनेगा? तो C4 एसिड बनेगा, इसलिए C4 पाथवे कहते हैं। उसका नाम है OAA, ऑक्जालो एसिटिक एसिड। ऑक्जालो एसिटिक एसिड बनेगा मेसोफिल सेल में। मेसोफिल सेल में बन गया, मेसोफिल सेल में मतलब C4 प्लांट के पत्ता के ग्राउंड टिश्यू के मेसोफिल सेल में रूबिस्को एंजाइम नहीं है, तो उसके परिणाम स्वरूप उसके एब्सेंट में CO2 को फिक्स करेगा डायटोनिक फॉस्फोइनोल पायरुवेट, और उसका एंजाइम का नाम पीईपी कार्बोक्सिलेज, पीईपीएच एंजाइम फिक्स करेगा, तो बनाएगा 4 कार्बन वाला केमिकल, उसका नाम है OAA, ऑक्जालो एसिटिक एसिड। ऑक्जालो एसिटिक एसिड बनाएगा मेसोफिल सेल में, तब वो ट्रांसफर हो जाएगा। मेसोफिल सेल से क्या हो जाएगा? वो ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। 4 कार्बन वाला जो एसिड है OA ट्रांसफर हो जाएगा, बदल जाएगा मैलिक एसिड में, एस्पार्टिक एसिड में। या मैलिक एसिड में बदल जाएगा या एस्पार्टिक एसिड में बदल जाएगा, OA बदल जाएगा मैलिक एसिड में या एस्पार्टिक एसिड में बदल जाएगा, एंड देन ट्रांसफर टू बंडल ऑफ सीड सेल। अब तब मेसोफिल सेल्स के बाद में ये जो है मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड वो चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा? बंडल सीड सेल में, जो वैस्कुलर बंडल का 4 वाला सेल है, बंडल सीड सेल में चला जाएगा। तो ये बात हम लोग को समझना पड़ेगा, इतना बात को हम लोग को समझना पड़ेगा। ओके बच्चों, हाँ तो बच्चों, तो अब ये एस्पार्टिक एसिड एंड या मैलिक एसिड चला जाएगा कहाँ? बंडल सीड सेल में। जो बंडल सीड कहाँ? जाइलम फ्लोएम के 4 वाला सेल है, वो बंडल सीड सेल में चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब क्या देखेंगे? प्राइमरी CO2 एक्सेप्ट करेगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट, पीईपी, हर कार्बन है इसमें। इंजाइम तो जानबे करते हो, रूबिस्को नहीं रहेगा, इसे हम लोग जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब क्या होगा कि बंडल सीड सेल में क्या होगा कि C4 एसिड जो OAA है उसी का बदला हुआ रूप है मैलिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, O टूट जाएगा और एक CO2 बाहर निकल जाएगा, तो बन जाएगा C3 मोलिकुल बन जाएगा। अब वही 3PGA बन जाएगा, C3 मोलिकुल बन जाएगा, 3PGA बन जाएगा। तो हुआ ना, C3 प्लांट जैसे C4 प्लांट भी काम किया, लेकिन उसमें चूंकि मेसोफिल सेल में रूबिस्को एंजाइम नहीं रहेगा, तो फॉस्फोइनोल
पायरुवेट होते हैं उस CO2 को फिक्स करेगा, तो उसमें बनेगा OA। OA बदल जाएगा मैलिक एसिड में, एस्पार्टिक एसिड में। वो फिर आएगा बंडल सी सेल में, फिर से उसका एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा और बदल जाएगा C3 मोलिकुल में, 3PGA में बदल जाएगा। 3 मोलिकुल ट्रांसफर बैक द मेसोफिल सेल में, फिर वो मेसोफिल सेल में, बंडल सी से फिर मेसोफिल सेल में आएगा, बंडल सी से फिर वो मेसोफिल सेल में आएगा, मेसोफिल सेल में आएगा। याद रखिएगा। अब जैसे कि मेसोफिल सेल है और बंडल सी सेल है, दोनों सेल है। अब इसमें से फिर नीचे आएगा, इसमें आएगा ये, ओके, इसमें आगे मेसोफिल सेल से किसमें आएगा, तो अब माने बंडल सी सेल से क्या मेसोफिल में चला गया, क्यों, C3 एसिड, दैट मींस की 3PGA। ओके, व्हेयर इट कन्वर्ट टू PEP अगेन। उस मेसोफिल सेल में जैसे ही जाएगा तो फिर से बदल जाएगा OAA, फिर OA आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, OAA में से फिर एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा तो फिर बदलेगा 3PGA बंडल सी सेल में, फिर बंडल सी से 3PGA चला जाएगा किसमें, मेसोफिल सेल में। मेसोफिल सेल में से क्या हो जाएगा फिर, दैट मींस की इंटर OA बन जाएगा। OA फिर कहाँ आ जाएगा, बंडल सी सेल में। तो बंडल सी से मेसोफिल सेल में, मेसोफिल सेल से बंडल सी में, ऐसे चलते रहता है, प्रक्रिया चलते रहता है। तो रिलीज CO2 करेगा C3 पाथवे, जैसे CO2 को निकाल देगा। ओके, तब जाकर के C3 पाथवे चालू हो जाएगा। बंडल सी सेल में प्रचुर मात्रा में रहेगा रूबिस्को एंजाइम। बंडल सी सेल में, ये नीचे वाला है बंडल सी सेल, इसमें प्रचुर मात्रा में रहेगा रूबिस्को एंजाइम। बंडल सी सेल में, इसमें नहीं, मेसोफिल सेल में नहीं, इसमें नहीं, ये मेसोफिल सेल है तो मेसोफिल सेल में नहीं रहेगा और रूबिस्को एंजाइम बंडल सी सेल में रहेगा। इसीलिए बंडल सीथ में जो काम होते हैं फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया, वो C3 प्लांट जैसे ही होते हैं। तो इसीलिए ऐसे हम कह सकते हैं कि C4 पाथवे जो होता है प्लांट में, उसमें दोनों प्रक्रिया होगा, C4 का अपना भी होगा, C3 जैसे भी होगा। मतलब 4 कार्बन वाला OA भी बनेगा और 3 कार्बन वाला 3PGA भी बनेगा। लेकिन OA बनेगा कहाँ, मेसोफिल सेल में। OA कहाँ बनेगा, मेसोफिल सेल में। 3PGA कहाँ बनेगा, बंडल सी सेल में, बंडल सी इसमें, बंडल सी सेल में। बस यही बात याद करना, क्योंकि इसमें रूबिस्को एंजाइम रहती, उसमें रूबिस्को एंजाइम नहीं रहती। आगे बढ़ते, C4 प्लांट स्पेशल है। कहीं गुरुजी क्यों स्पेशल है, बिकॉज क्योंकि इसके पत्ता है क्रेंच एनाटोमी, मतलब उसके पत्ता के वैस्कुलर बंडल के चारों बगल में बंडल शीथ सेल है, वो स्पेशल फीचर्स देता है उसको C4 पाथवे वाला को। प्रचुर मात्रा में जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकता है, तो ये भी अच्छी बात है। दे शो द रिस्पॉन्स ऑफ लाइट हाई इंटेंसिटी, जब तक लाइट ज्यादा नहीं आएगा तब तो काम नहीं करेगा। अगला, लैक ऑफ फोटो रिस्पिरेशन, मतलब ऑक्सीजन को अपने पास में थोड़ा बहुत नहीं रखेगा, पूरे के पूरे प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन बनता है ऑक्सीजन को बाहर निकाल देगा, पूरे के पूरे ऑक्सीजन को बाहर निकाल देगा। तो C4 प्लांट ऑक्सीजन ज्यादा देता है किसकी तुलना में, C3 प्लांट। और प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होगा, मतलब अनाज, फसल, वेजिटेबल्स, गर्मी वाला पौधा बहुत ज्यादा पैदा करेगा ठंडा वाला पौधा की तुलना में। ठंडा वाला पौधा हम लोग कहते हैं C3 प्लांट। तो ये विशेषता है C4 पाथवे का। C4 पाथवे का क्या विशेषता। अब चलते हैं फोटो रिस्पिरेशन क्या होता है। तो फोटो रिस्पिरेशन दैट मीन्स की जो फोटो सिंथेसिस के परिणाम स्वरूप जो ऑक्सीजन निकलता है, तो C3 प्लांट क्या करता है कि वो ऑक्सीजन को अपने पास रख लेता है, वो कम से कम ऑक्सीजन को बाहर निकलना। C3 प्लांट कम से कम ऑक्सीजन को बाहर निकालता, अपने पास ही रख देता, जबकि वेस्टफुल प्रक्रिया जिसका कोई काम भी नहीं होता, ये फालतू प्रक्रिया होता है। लेकिन फिर चलिए टॉपिक है तो समझना पड़ेगा, टॉपिक समझना है। कैल्विन पाथवे मतलब RUBP, रूबिस्को माने राइबोलोज बाइफॉस्फेट कंबाइन होता है CO2 से, जानबे करते हो रूबिस्को एंजाइम मदद से, तो बनता है 2 मोलिकुल 3PGA बनते हैं, इतना मालूम आप लोग को। एक्टिव साइट रूबिस्को एंजाइम होते हैं, बाइंड होता है जानबे करते हो कार्बन डाइऑक्साइड से एंड ऑक्सीजन है, हेंस नेम द, ऑक्सीजन से भी बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जोड़ेगा ऑक्सीजन भी जोड़ेगा। C3 प्लांट में रूबिस्को एंजाइम मदद से कार्बन डाइऑक्साइड भी जुड़ेगा ऑक्सीजन भी जुड़ जाएगा। रूबिस्को हैज ग्रेटर एफिनिटी टू CO2 ध्यान फॉर O2। रूबिस्को एंजाइम CO2 से ज्यादा जुड़ेगा ऑक्सीजन की तुलना में, रूबिस्को एंजाइम CO2 से ज्यादा जुड़ेगा ऑक्सीजन की तुलना में, दिस बाइंडिंग द कॉम्पिटिटिव, वो कॉम्पिटिटिव होता है, कभी ज्यादा ऑक्सीजन जुड़ता है कभी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ता है, तो कंपटीशन चलते रहता है। तो कंपटीशन में क्या, तो काम ज्यादा होता है। तो ऑक्सीजन भी गया और कार्बन डाइऑक्साइड भी। ऑक्सीजन कहाँ से निकला, वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ा तो ऑक्सीजन निकला था लाइट रिएक्शन में, तो वो भी है प्लांट के अंदर में, वो भी है क्लोरोप्लास्ट में, वो भी है। और CO2 भी गया एब्जॉर्ब किया स्टोमाटा के द्वारा, तो वो भी है। तो दोनों में कंपटीशन रहता था, रूबिस्को एंजाइम रहता था CO2 को एब्जॉर्ब करता है, तो O2 कहता है हम लोग ले ले, हमरा क्या छोड़े ऐसा, हम लोग ले ले।
तो इसलिए कंपटीशन चलता है, इसलिए ऐसा होता है। तो कंसंट्रेशन O2 एंड CO2 डिटरमाइन द व्हिच वन बाइंड एंजाइम। अब CO2 ज्यादा है, ये एब्जॉर्ब होगा प्रोसेस प्रक्रिया में, या यूज होगा, या O2 ज्यादा यूज होगा, ये निर्भर करता है रोबोस्को एंजाइम किसको ज्यादा लाइक करता है। तो ज्यादा लाइक तो CO2 को ही करेगा। C3 प्लांट सम O2 बाइंड करेगा रोबोस्को एंजाइम से, हेंस CO2 फिक्सेशन डिक्रीज। जब रोबोस्को एंजाइम O2 से बाइंड कर देगा तो CO2 फिक्स नहीं होगा, तो खाना बनबे नहीं करेगा। Here RUBP, the ribulose biphosphate bind to O2 to form the one molecule phosphoglycerate। तो रोबिस्को एंजाइम जुड़ गया किससे? O2 से। जब रोबिस्को एंजाइम जुड़ गया O2 से तो राइबोलोज बाइफॉस्फेट जुड़ गया, सॉरी रोबिस्को एंजाइम जो O2 से जुड़ जाएगा, O2 से O2 जुड़ जाएगा तो CO2 डिक्रीज हो जाएगा। तो उससे होगा क्या कि RUBP जो है राइबोलोज बाइफॉस्फेट वो O2 से जुड़ जाएगा तो एक मोलिक्यूल बनेगा, उस मोलिक्यूल का नाम है फॉस्फोग्लाइसरेट एंड फॉस्फोग्लाइकोलेट। फॉस्फोग्लाइसरेट और फॉस्फोग्लाइसरेट एंड फॉस्फोग्लाइकोलेट बनेगा। उसी बनने, दोनों मोलिक्यूल की बनने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं फोटो रिस्पिरेशन। मतलब O2 को जुड़ने से, O2 जुड़ गया रोबोस्को एंजाइम से तो RUBP भी जुड़ गया O2 से, उसके परिणाम स्वरूप बना मोलिक्यूल। जबकि बनना चाहिए था 3PGA, RUBP को बनना चाहिए 3PGA, और 3PGA कब बनता है? जब CO2 फिक्स होगा तब। लेकिन CO2 तो फिक्स नहीं हुआ, O2 फिक्स हो गया, रोबिस्को एंजाइम O2 से मिल गया, इसीलिए RUBP जो है सो O2 से मिल गया तो मोलिक्यूल बना था। दो मोलिक्यूल बना, एक मोलिक्यूल का नाम है फॉस्फोग्लाइसरेट और फॉस्फोग्लाइकोलेट। फोटो रिस्पिरेशन उसी को कहा जाता है। अब फिर दिस पाथवे देयर इज नो सिंथेसिस शुगर, इस पाथवे में कोई शुगर नहीं बनता। कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्सिंग होने देगा, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्सिंग होने देगा तो शुगर बनने भी नहीं करेगा, बंद हो जाएगा। ना ATP बनेगा, ना NADPH बनेगा, ना ATP बनेगा, ना NADPH बनेगा, ना शुगर बनेगा। हेंस इसे कह सकते हैं कि फोटो रिस्पिरेशन प्रोसेस वेस्टफुल प्रोसेस है, कुछ नहीं होता। और उल्टा क्या करता है, CO2 का भी मात्रा को कॉज द रिलीज ऑफ CO2 भी बाहर निकल जाता है बाय यूजिंग ATP के द्वारा। जो CO2 को फिक्स होना चाहिए था वो CO2 बाहर ही निकल गया, क्लोरोप्लास्ट के बाहर निकल गया, तो घाटा हुआ ना। तो ये फालतू प्रक्रिया है C3 प्लांट में। इसलिए C3 प्लांट O2 को ज्यादा रिलीज नहीं करता प्रकाश संश्लेषण में, और C4 प्लांट जो है तो प्रचुर मात्रा में O2 को रिलीज करता है, क्योंकि C4 प्लांट में ये प्रक्रिया नहीं होता है। तो ये बात आप लोग को दिमाग में रखना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते। C4 प्लांट फोटो रिस्पिरेशन डज नॉट अकर, इसमें नहीं होता, बिकॉज द इंक्रीज, इसके चलते क्या था, जब ये नहीं होगा फोटो रिस्पिरेशन जैसे नहीं होगा C4 प्लांट में तो CO2 की मात्रा क्या रहेगा, बढ़ा रहेगा, प्रकाश संश्लेषण भी ज्यादा होगा, खाना भी ज्यादा बनेगा, ऑक्सीजन भी ज्यादा बाहर निकलेगा। तो ये अच्छा बात है, इसे लाइट को भी सहन कर सकता है, टेम्परेचर भी सहन कर सकता है, तो फायदा ही फायदा है C4 प्लांट का। तो इसी को तो फॉस्फो रिस्पिरेशन, मतलब दो केमिकल बनेगा, रोबिस्को एंजाइम जुड़ जाएगा किससे, ऑक्सीजन से, तब RUBP राइबोलोज बाइफॉस्फेट किससे जुड़ेगा, ऑक्सीजन से, तब बनेगा दो मोलिक्यूल, एक मोलिक्यूल का नाम है फॉस्फोग्लाइसरेट या फॉस्फोग्लाइकोलेट। बहुत अजीब नाम सब दिया है, फॉस्फोग्लाइसरेट और फॉस्फोग्लाइकोलेट बनेगा। उसी बनने की प्रक्रिया हम लोग कहते हैं फोटो रिस्पिरेशन। जबकि इसमें शुगर नहीं बनेगा, ATP बनेगा, NADPH नहीं बनेगा, इसलिए बेकार प्रक्रिया। और C3 प्लांट बना सब बेकार प्रक्रिया करता है, इसे बात समझेंगे। अब चलो C3 प्लांट के बारे में एक कंपेरिजन कर लेते हैं हम लोग, एक तुलनात्मक दृष्टिकोण से हम लोग देख लेते हैं C3 एंड C4 प्लांट के बारे में तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे। तो फोटोसिंथेसिस अकर इन मेसोफिल, C3 प्लांट में फोटोसिंथेसिस हमेशा मेसोफिल सेल में होगा, और C4 प्लांट में दोनों सेल में होगा, मेसोफिल में भी होगा, बंडल शीथ सेल में भी होगा। बंडल शीथ सेल में होगा C3 जैसे, और मेसोफिल सेल में होगा C4 जैसे, याद रखिएगा। क्रेंच एनाटोमी नहीं होते इसमें, क्योंकि वैस्कुलर बंडल के चारों बगल C3 प्लांट के वैस्कुलर बंडल के चारों बगल क्रेंच एनाटोमी नहीं होते, इसमें होते। RUBP जोड़ेगा CO2 को, इसमें PEP जोड़ेगा CO2 को, फॉस्फोइनोल पायरुवेट CO2 को जोड़े, इसमें RUBP जोड़ेगा इसको। 3PGA में 3 कार्बन रहेगा फर्स्ट स्टेबल, इसमें OA बनेगा 4 कार्बन रहेगा फर्स्ट स्टेबल। C3 में 3PGA बनेगा और C4 में OAA बनेगा। क्लोरोप्लास्ट आर ऑफ ओनली वन टाइप, मतलब क्लोरोप्लास्ट केवल एक ही प्रकार का मेनली होगा, इसमें क्लोरोप्लास्ट वैरायटी प्रकार का होगा, बंडल शीथ भी रहेगा, सब ढंग का होगा। फोटो रिस्पिरेशन
लॉस इन हाई, मतलब फोटो रिस्पिरेशन से क्या होता है कि बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है, CO2 भी बाहर निकल जाता है, ATP नहीं बनता, शुगर भी नहीं बनता, NADH नहीं बनता, इसमें फोटो रिस्पिरेशन हो भी नहीं करता, निगेटिव। हाई CO2 कंपनसेशन पॉइंट, मतलब CO2 बहुत ज्यादा दब जाता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर उसको चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए, इसको ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए 35 से 45 डिग्री सेल्सियस, मतलब उष्ण कटिबंधीय में। फोटोसिंथेसिस लेस इफिशिएंट एंड प्रोडक्टिविटी लो, मतलब प्रकाश संश्लेषण बहुत कम होगा, प्रोडक्टिविटी कम होगा। इसमें प्रकाश संश्लेषण बहुत ज्यादा होगा, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगा। तो राइस हुआ, व्हीट हुआ, बीन हुआ, पोटैटो हुआ, ये हुआ C3 प्लांट, मतलब जो भी ठंडा मौसम में होता है। C4 प्लांट में क्या मेज हुआ, शुगर कैन हुआ, जो भी ना है, स्वर्गम हुआ, जो भी कुछ हुआ इसमें हुआ C4 प्लांट में। तो ये दोनों का तुलनात्मक दृष्टिकोण था। अब फैक्टर इफेक्टिंग द फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस को कौन फैक्टर प्रभावित करता है, चलिए समझते हैं। इंटरनल फैक्टर और इधर है एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर में क्या है, नंबर, साइज, एज, ओरिएंटेशन ऑफ लीफ, मतलब लीफ का कितना संख्या है, लीफ का कितना बड़ा साइज है, लीफ का एज कितना है, लीफ किस व्यवस्था में है, इस पर निर्भर करता है। इंटरनल फैक्टर है, ताकि उसमें मेसोफिल सेल और क्लोरोप्लास्ट ऐसा ही रहेगा। इंटरनल CO2 का, CO2 कितना ज्यादा जाएगा, CO2 कितना ज्यादा जाएगा उस पर भी निर्भर करता है प्रकाश संश्लेषण, और अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल कितना ज्यादा है प्लांट में, उस पर भी निर्भर करता है। तो ये इंटरनल फैक्टर है, मतलब प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले फैक्टर में इंटरनल फैक्टर प्लांट का क्या है, नंबर, लीफ का साइज, लीफ का एज, लीफ कैसे अरेंजमेंट है, जिसके लाइट कितना ज्यादा पड़ेगा उस पर निर्भर करता है प्रकाश संश्लेषण। CO2 कितना ज्यादा उस पर निर्भर करता है प्रकाश संश्लेषण, और क्लोरोफिल कितना उस पर निर्भर करता है प्रकाश संश्लेषण। अब एक्सटर्नल में सनलाइट है, टेम्परेचर है, ज्यादा सनलाइट है तो प्रकाशन ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा प्रकाशन ज्यादा होगा, CO2 ज्यादा रहेगा प्रकाशन ज्यादा होगा, वाटर ज्यादा होगा प्रकाशन ज्यादा होगा। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर होगा। द प्लांट फैक्टर आर डिपेंड ऑन द जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन एंड ग्रोथ ऑफ द प्लांट, और प्लांट में भी जो ये सब फैक्टर सभी काम करता ना, ये भी एक तरह से जेनेटिक भी होते हैं, कॉलेज से निर्धारित होता है। क्योंकि जानवर तो सबका प्रोग्राम क्या है, DNA है, जीन है, जेनेटिक ही सब कुछ। आओ चलिए, अब फैक्टर इफेक्टिंग द फोटोसिंथेसिस, अब इसमें एक साइंटिस्ट सब नाम दिया, अपना साइंटिस्ट का नाम था ब्लैकमैन लॉ। अब कोई साइंटिस्ट था, उसने अपना नाम दिया ब्लैकमैन्स, ये साइंटिस्ट थे, उसने लॉ दिया लिमिटिंग फैक्टर में, मतलब प्रकाश संश्लेषण को लिमिट करेगा, कंट्रोल करेगा, उसके लिए क्या क्या फैक्टर, क्या क्या चीज है, इसको एक बार जान लेते, समझ लेते। टॉपिक है, इफ बायोकेमिकल प्रोसेस इज इफेक्टेड बाय द मोर देन वन फैक्टर, मतलब बायोकेमिकल जो प्रोसेस है, मतलब डायरेक्ट रिएक्शन जो है, उसको एक से ज्यादा फैक्टर से प्रभावित होगा। इट्स रेट डिटरमाइंड बाय द फैक्टर नियरेस्ट द मिनिमम वैल्यू, तब जो होगा, जो निर्धारण हो जाएगा, रेट निर्धारण होगा, फैक्टर कौन फैक्टर सबसे ज्यादा करीब है और यूज होता है, नियरेस्ट जो है सो मिनिमम वैल्यू में कितना ज्यादा है, सो उस पर निर्भर करता प्रकाश संश्लेषण। इट इज फैक्टर व्हिच डायरेक्टली इफेक्ट द प्रोसेस इट्स इफ इट्स क्वांटिटी इज चेंज्ड, अगर जो फैक्टर जो है सो डायरेक्टली प्रभावित करता है डायरेक्ट रिएक्शन को, बायोसिंथेटिक स्टेज को, बायोसिंथेटिक बायोकेमिकल प्रोसेस को, मतलब डार्क रिएक्शन को, अगर फैक्टर ज्यादा, चाहे वो फैक्टर टेम्परेचर हो, वाटर हो, हीट हो, लाइट हो, वो हीट नहीं तो कहें, हीट तो नहीं कहेंगे, टेम्परेचर कहेंगे, सनलाइट कहेंगे, उसके बाद में वाटर कहेंगे, उसके बाद हम लोग कहेंगे, उस साथ साथ मिनरल्स भी कर सकते हैं, साथ साथ में प्लांट की पत्ता का साइज कर सकते हैं, प्लांट की पत्ता की नंबर कर सकते हैं, प्लांट की पत्ता का पोजीशन कर सकते हैं, प्लांट की पत्ता में क्लोरोफिल कर सकते हैं। तो ये डायरेक्ट जो भी भाग लेगा तो उस पर उसका मात्रा घटते बढ़ते रहता है, अनाज की मात्रा घटते बढ़ते रहता है। एग्जाम्पल तौर पर प्लांट विथ ग्रीन लीफ, कोई प्लांट में ग्रीन लीफ है, ग्रीन लीफ, तो ऑप्टिमम लाइट पड़ेगा उस पर, एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी ज्यादा से ज्यादा पड़ेगा, लाइट भी ज्यादा से ज्यादा पड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी ज्यादा से ज्यादा पड़ेगा। तो मे नोट फोटोसिंथेसिस इन वेरी इन वेरी लो टेम्परेचर, तब लो टेम्परेचर भी रहेगा ना, तो प्रकाश संश्लेषण ज्यादा से ज्यादा होबे करेगा, क्योंकि CO2 भी है, CO2 भी है, और चूंकि लाइट भी ज्यादा है लेकिन टेम्परेचर कम है, उससे प्रॉब्लम नहीं होता। उससे क्या होगा कि टेम्परेचर कम है लेकिन लाइट है, जैसे कैसे लाइट, मतलब कैसे ठंडा में लाइट रहता है लेकिन टेम्परेचर कम रहता है, और CO2 भी रहबे करता है, तो वो प्रकाश संश्लेषण ज्यादा से ज्यादा होबे करेगा। तो लाइट चाहिए और CO2 मेन जरूर चाहिए। इफ ऑप्टिमम टेम्परेचर इज गिवन इट विल स्टार्ट फोटोसिंथेसिस, लेकिन
टेम्परेचर भी जरूरी है, मिनिमम जितना टेम्परेचर चाहिए उतना टेम्परेचर होना जरूरी है। अब माइनस में रहेगा थोड़ी होगा प्रकाश संश्लेषण, लेकिन टेम्परेचर कम हो रहेगा ना, लाइट रहेगा ना, तो प्रकाश संश्लेषण ऑफकोर्स होबे करेगा, होबे करेगा, होबे करेगा। तो यही ब्लैकमैन्स लॉ दिया था लिमिटिंग फैक्टर में, ये बात किया था। कार्बन डाइऑक्साइड है, लाइट एनर्जी है, वाटर है, इस सब निर्भर करता फैक्टर। लाइट तो मेन होबे करता। अब लाइट का इंटेंसिटी होता है, लाइट क्वालिटी, तो लाइट का इंटेंसिटी होता है, इंटेंसिटी मतलब तीव्रता, लाइट में कितना तीखापन, जैसे गर्मी में लाइट का तीखापन बहुत ज्यादा होता है, वही लाइट तो ठंडा में भी रहता है। अब ठंडा में धूप में आराम से रह जाते हैं, गर्मी में के धूप में नहीं रह पाते, तो क्यों? तो ठंडा के लाइट में इतना इंटेंसिटी नहीं रहता और गर्मी के लाइट में बहुत ज्यादा इंटेंसिटी होता है। और कितना देर तक लाइट पड़ता है वो बात भी निर्भर करता है प्रकाश संश्लेषण में, कि लाइट की तीव्रता कितना है, तीखापन कितना है, और कितना देर तक पत्ता पर लाइट पड़ता है, उस दोनों चीज पर निर्भर करता है प्रकाश संश्लेषण कितना ज्यादा होगा और कितना CO2 फिक्सेशन करेगा। तो ये भी होता है। तो देयर इज नियरली द रिलेशनशिप बिटवीन द इंसिडेंट लाइट, मतलब कितना लाइट पड़ता है, सूरज की रोशनी पड़ता है पत्ता पर, एंड CO2 फिक्सेशन कैसे होता है उस पर, तो एट लो इंटेंसिटी पर। तो डेट मीन्स कि अब कहना चाहिए कि लाइट है, इंसिडेंट लाइट है और CO2 फिक्सेशन है, दोनों के रेट से निर्भर करता है एट द लो इंटेंसिटी, दोनों के रेट से निर्भर करेगा फोटोसिंथेसिस। और उसमें अगर इंटेंसिटी कम भी हो जाएगा ना, और लाइट रहेगा, टेम्परेचर कम भी रहेगा और लाइट रहेगा, CO2 रहेगा, तो पर भी प्रकाश संश्लेषण आराम से होबे करेगा, ये पहले ही बात है। और ज्यादा लाइट रहेगा, ज्यादा टेम्परेचर भी रहेगा, इंटेंसिटी भी ज्यादा रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी ज्यादा रहेगा, ये कहानी समझने की बात क्या है, प्रकाश से ज्यादा होबे करेगा, इस बात ध्यान में कर। At higher light intensity rate does not further increase because the other factor become limiting. अगर लाइट हद से ज्यादा बढ़ जाएगा तो दूसरा जो लिमिटिंग फैक्टर है, वाटर कमी हो जाएगा, टेम्परेचर से वाष्प बन जाएगा, वाष्पीकरण होने लगेगा, तो दूसरा लिमिटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा कि बढ़ जाएगा, उसे इफेक्ट हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण इफेक्ट हो जाएगा। ज्यादा लाइट भी नहीं चाहिए, ज्यादा लाइट की तीव्रता भी नहीं चाहिए, एक रेंज में ही चाहिए। लाइट सिचुएशन 10% ऑफ द फुल सनलाइट, मतलब जितना भी सनलाइट होता है, सनलाइट का केवल 10% हिस्सा भी पता पड़ेगा ना, काम चल जाएगा। टोटल लाइट जितना आता है सूरज से, उसका 10% हिस्सा भी प्लांट में पड़ेगा ना, पता पड़ेगा ना, तो काम चल जाएगा। हाँ ना, एक्सेप्ट प्लांट शेड में ना हो, या डेंस फॉरेस्ट या घना फॉरेस्ट में ना हो। तो घना फॉरेस्ट में क्या होता है कि पत्ता पर लाइट 10% नहीं जाते क्योंकि बड़का पत्ता रहेगा, बड़ा पेड़ सब रहेगा, नीचे छोटा रहेगा, तो पूरा छा जाएगा घनघोर जंगल, तो नीचे वाला पेड़ को 200% लाइट नहीं पड़ेगा जितना लाइट होता है, सोचिए। तो ये बात निर्भर करता है, तो लिमिटिंग फैक्टर वो सब है। हाई इंक्रीज इंसिडेंट लाइट ब्रेक डाउन द क्लोरोफिल, और बहुत तीव्र लाइट हो जाएगा, बहुत ज्यादा तीव्र हो जाएगा, तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल टूटने का चांस रहेगा, तो फोटोसिंथेसिस घट जाएगा। तो लाइट लिमिटिंग फैक्टर है, मतलब कंट्रोल करने का फैक्टर है फोटोसिंथेसिस का। कार्बन डाइऑक्साइड तो जरूरी है, ये तो जानवे करते हो। मेजर लिमिटिंग फैक्टर कार्बन डाइऑक्साइड, फोटोसिंथेसिस। CO2 कंसेंट्रेशन इज वेरी लो इन द एटमॉस्फेयर, मतलब CO2 का जो हम लोग का जो कंसेंट्रेशन है वातावरण में, वो 0.03 से लेकर के 0.04% तक है, 0.03 से लेकर के 0.04% तक है। अगर अप टू 0.05% हो जाएगा तो कॉज इंक्रीज द CO2 फिक्सेशन रेट, मतलब उससे भी थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा ना, तो वाह क्या बात है। जितना कार्बन डाइऑक्साइड होगा, जितना पॉल्यूशन होगा एयर में, उतना प्रकाशन से ज्यादा होगा। इसीलिए रोड के बगल में पेड़ पौधा लगाना जरूरी है, क्योंकि रोड पर गाड़ी चलेगा तो धुआं फेंकेगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, तो मात्रा ज्यादा बढ़ा रहेगा, तो प्रकाशन से भी ज्यादा होगा। बियॉन्ड दिस लेवल इट बिकम द डैमेजिंग ओवर, और उससे ज्यादा होने लगे तो क्या हो जाएगा, बहुत दिन तक बहुत ज्यादा रहेगा, लॉन्ग पीरियड तक ऐसा रहेगा, तो डैमेज हो सकता है। एट लो लाइट कम रहेगा, सी कंडीशन में, C3 और C4 प्लांट में डू नॉट रिस्पॉन्ड टू द CO2 का हाई CO2 कंडीशन। अगर लाइटें कम रहेगा, CO2 ज्यादा भी रहेगा, तो CO2 को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। लाइट है लेकिन CO2 नहीं है, या कम मात्रा में, CO2 है लेकिन कम मात्रा में, तो उससे क्या होता है कि लो लाइट में प्रकाश से ज्यादा अच्छी ढंग से नहीं हो पाता, क्योंकि CO2 होना चाहिए। लाइट कम भी चलेगा, मतलब कुहासा में भी चल सकता है, लेकिन CO2 होना अनिवार्य है प्रकाश संश्लेषण करने के लिए, ये बात याद रखिएगा, जरूरी है। एट हाई लाइट इंटेंसिटी दे शो इंक्रीज रेट ऑफ, और CO2 भी ज्यादा है
CO2 भी ज्यादा है और लाइट भी ज्यादा है, CO2 भी ज्यादा है और लाइट भी ज्यादा है, तो क्या बात है, प्रकाश संश्लेषण ज्यादा। हाँ ना बच्चों, नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर तो जरूरी होवे करेगा। डार्क रिएक्शन बीइंग द एंजाइमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल, क्योंकि डार्क रिएक्शन के लिए लाइट नहीं चाहिए, तो डार्क रिएक्शन के लिए लाइट नहीं चाहिए, तो उसके लिए टेम्परेचर चाहिए, जरूरी है टेम्परेचर। तो C4 प्लांट जो होगा सो टेम्परेचर अगर ऑन द लाइट रिएक्शन इज वेरी, लाइट रिएक्शन में टेम्परेचर की जरूरत नहीं होती, लेकिन डार्क रिएक्शन के लिए टेम्परेचर की बहुत ज्यादा जरूरी है। टेम्परेचर मतलब तापमान, मतलब गर्मी। C4 plant responds to high C4 plant responds to high तो C4 plant responds to high temperature and so हायर रेट ऑफ प्रोडक्शन। C4 प्लांट का क्या होता है, टेम्परेचर ज्यादा से ज्यादा, गर्मी ज्यादा है, उष्ण नाम ट्रॉपिकल उष्ण कटिबंधीय, तो ज्यादा जितना गर्मी रहेगा उतना ज्यादा क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण होगा। C3 प्लांट को लोअर टेम्परेचर होता है, उसको टेम्परेचर ज्यादा नहीं चाहिए, तब भी खाना बनेगा, लेकिन खाना भी कम ही बनेगा। ये बात हम लोग जानते हैं, सब बात सब जानते हैं। लिमिटिंग फैक्टर है टेम्परेचर, तो जानवे करते, सब जानवे करते हैं। बस इससे बच लो, टॉपिक हम लोग का खत्म हो गया। ये टॉपिक हम लोग का पूरी तरह से खत्म हो गया, फोटोसिंथेसिस हायर प्लांट्स। अब हम लोग पढ़ेंगे रिस्पिरेशन इन प्लांट्स। रिस्पिरेशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे। प्लांट्स भी सांस लेते हैं, तो श्वसन प्रक्रिया में क्या होते हैं, श्वसन किसे कहते हैं, वो नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट क्लास में। तो बच्चों बस आज यहीं तक। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु।